फ्रेंड्स नमस्कार। आज है 14 फरवरी। तो आज के नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी चैनल जीएस विद प्रेम किसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के माइंड मैप करंट अफेयर से। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल पर आपको रोज़ाना डेली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको करंट की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें देश दुनिया के तमाम खबरें जो कि माइंड मैप के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ किस करंट क्लास से आप अपने करंट की नोट्स भी बना सकते हैं, किस फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाना है इसे आप देख कर बना सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट में आप अपने करंट की नोट्स माइंड मैप के माध्यम से बना सकते हैं, जिससे कि याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो ये बालाघाट मध्य प्रदेश में। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले दलहन दिवस जो दलहन के लिए वहाँ पर किया गया सम्मेलन है भी यहीं पर मध्य प्रदेश में हुआ था। जी हाँ, सीहोर जिले में। तो और दलहन दिवस जैसा कि 10 फरवरी को मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये बालाघाट मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 500 मीट्रिक टन क्षमता वाला गोदाम बनाया जाएगा। कहाँ, बालाघाट मध्य प्रदेश में। उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में ही कर दिया था। और इसमें जो है पीएसीएस मतलब सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की इसे पीएसीएस सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। और जिसमें AIF, AMI, SMAM, PMFME जैसी योजनाओं को वित्त पोषण और सब्सिडी देना इसका प्रमुख कार्य है। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ जो है हमारे बालाघाट मध्य प्रदेश में 500 मीट्रिक टन क्षमता को किया गया। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने 2024 में ही कर चुके हैं। तो इस तरह हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल पर। जी हाँ, दूसरा सवाल देखेंगे। आप लोग हमारे जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के करंट की क्लास पाने के लिए, हैंड रिटन क्लास की नोट पाने के लिए। तो दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। दूसरा सवाल है कि विश्व रेडियो दिवस 2026 कब मनाएगा। जी हाँ, जो है विश्व रेडियो दिवस जो है 2026 कब मनाया गया। तो यहाँ हमने देखा कि विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया गया। जी हाँ, विश्व रेडियो दिवस 2026 13 फरवरी को मनाया गया। और यूनेस्को के द्वारा 36वें कॉन्फ्रेंस 2011 से इसकी शुरुआत की गई। जी हाँ, 36वें कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में 2011 से इसकी शुरुआत की गई है। और 2012 में पहली बार UN ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत की थी। यूएन ने जो है रेडियो की स्थापना 1946 में की थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और 2026 की थीम की बात किया जाए तो रेडियो एंड AI इज टूल नॉट ए वॉइस। जी हाँ, तो यहाँ पर ये इसकी थीम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। रेडियो एंड AI, रेडियो इज ए टूल नॉट ए वॉइस, मतलब रेडियो और AI सिर्फ एक टूल है, आवाज़ नहीं। तो ये इसकी थीम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। जी हाँ, इसमें 591 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर और 23 भाषाओं सहित 182 बोलियों में प्रसारित करता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रेडियो मैन की बात करें तो अमरोहा के राम सिंह बौद्ध हैं। जी हाँ, जिन्होंने 182 रेडियो इनके पास थे। तो ये हमारे यूपी से संबंधित हैं। रेडियो मैन अमरोहा के राम सिंह बौद्ध, से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स कितना पहुंच गया। जी हाँ, RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कितना पहुंच गया है, तो ये पहुंच गया हमारा 516.76। जी हाँ, सितंबर 2025 की रिपोर्ट है 516.76। और मार्च 2025 में यह 493.22 था, वहाँ से बढ़कर ये 516.76। तो यह आंकड़ा बताता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट लेन देन का कितना दायरा बढ़ रहा है। तो इसे भी आप लोग याद। यह इंडेक्स जो है पहली बार 1 जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। और इसका जो बेस ईयर है मार्च 2018 के आधार पर से लॉन्च किया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि RBI डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। और यह सितंबर 2025 में 516.76% पहुँच गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। आज का चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। जी हाँ, चौथा सवाल है कि सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई गई। जी हाँ, सरोजिनी नायडू जी की जयंती कब मनाई गई, तो इनकी जयंती जो है 13 फरवरी को मनाई गई। जी हाँ, जन्म इनका जो है 1879 में हैदराबाद में हुआ था। और भारत की कोकिला के नाम से मशहूर हैं। जी हाँ, भारत कोकिला के नाम से यह जानी जाती हैं। इनके प्रमुख कविताओं की बात करें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड और एक द वर्ड ऑफ टाइम्स। जी हाँ, ये 2 कविताएं इनकी बहुत मशहूर हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी भी गई हैं कई बार। और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। जी हाँ, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी ये बनी थी। जी हाँ, 1925 में
जो कि कानपुर अधिवेशन हुआ था। कानपुर में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। और ये पहली भारतीय महिला थी तथा दूसरी महिला थी। पहली एनी बेसेंट थी और दूसरी ये सरोजिनी नायडू थी महिला के तौर पर। और भारतीय महिला की बात की जाए तो ये पहली थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यह 1947 से 1949 के बीच में यूपी की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं। जी हाँ, ये भी आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट थे जिसे हम लोगों ने देखा स्टैटिक जीके के पॉइंट में। और 13 फरवरी को इन्हीं की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर कई पॉइंट थे जो क्लियर किए सरोजिनी नायडू से संबंधित। अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। जी हाँ, अगला सवाल देखेंगे आज का 5वां सवाल। जी हाँ, 5वां सवाल है कि किस राज्य के विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल अटेंडेंस लगाया जाएगा। जी हाँ, तो ये आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में अपने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल अटेंडेंस शुरुआत की है। यह जो है ये एआई आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग करेगा। काम नहीं तो वेतन नहीं के नियम इस यहाँ पर लागू होंगे। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी अमरावती है और सीएम इसके चंद्रबाबू नायडू हैं। और अमरावती में ही आपका 25वां जो है हाई कोर्ट भी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि अब अपने आंध्र प्रदेश ने अपने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल अटेंडेंस सुविधा शुरू की है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आज का 6ठा सवाल। जी हाँ, 6ठा सवाल हम लोग देखेंगे। 6ठा सवाल है कि हाल ही में संसद में चर्चित बड़ागा समुदाय। जी हाँ, बड़ागा समुदाय जो कि बहुत चर्चा में है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो बड़ागा समुदाय जो है ये एसटी में शामिल करने की मांग कर रहा है। जी हाँ, यह एसटी में अपने आप को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहा है और यह ओबीसी में अभी वर्तमान में वर्गीकृत है। बड़ागा समुदाय जो है तमिलनाडु के नीलगिरी जिले से अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषा और पारंपरिक कृषि के लिए जाना जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये बड़ागा समुदाय जो है यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले से संबंधित है और यह अभी हाल ही में अपने आप को एसटी समुदाय में शामिल करने की मांग कर रहा है और अभी यह ओबीसी में वर्गीकृत है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए हम थोड़ा देखेंगे कि एसटी किसी भी वर्ग को एसटी में शामिल या एसटी में शामिल करने के लिए उसके क्या मानक होने चाहिए। तो एसटी में शामिल करने के लिए राज्य की सिफारिश होनी चाहिए। जी हाँ, उसके बाद निर्वंश विज्ञान रिपोर्ट और आरजीआई एनसी एसटी की सहमति भी होनी आवश्यक है। तभी किसी जाति को किसी वर्ग से दूसरे वर्ग में मतलब एसटी वर्ग में शामिल किया जा सकता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो हाल ही में संसद में चर्चित बड़ागा समुदाय का संबंध किससे है, तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले से, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे। जी हाँ, अब प्रमुख ऑनलाइनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज के प्रमुख ऑनलाइनर्स जो जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है प्रमुख ऑनलाइनर्स का कि वायु शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस जगह किया गया, तो यह पोखरण राजस्थान में। जी हाँ, पोखरण राजस्थान में किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। और एक अजय वायरस जो है महाजन फील्ड राजस्थान में हुआ था। अजय वायरस वो भारत और ब्रिटेन के खिलाफ साथ हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया। जी हाँ, सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता, तो ये भारत ने जीता है। जी हाँ, ये दक्षिण एशियाई देश इसमें भाग लेते हैं। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। जी हाँ, सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। यह दक्षिण एशियाई देशों का एक टूर्नामेंट होता है और यह फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। ऑनलाइनर का अगला सवाल है कि गांधी सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। जी हाँ, और जल संरक्षण और झीलों के पुनर्जीवन से जुड़ा है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि आईसीसी ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार 2026 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है। जी हाँ, तो ये आरईसी लिमिटेड को। जी हाँ, आरईसी लिमिटेड को इससे सम्मानित किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे उड़ीसा रिंग रोड परियोजना के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य की भूमि का उपयोग करने की मंजूरी दी गई है, तो ये कपिलास वन्यजीव अभयारण्य है। जी हाँ, कपिलास वन्यजीव अभयारण्य को इसकी मंजूरी की दी गई है। जी हाँ, कपिलास वन्यजीव अभयारण्य की भूमि को, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल हम देखेंगे, 6ठा सवाल आज का। कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव को किस मतदान प्रणाली की मंजूरी दी है, तो यहाँ पर कागजी मतपत्र। जी हाँ, यहाँ पर कागजी मतपत्र को जिसे हम लोग बैलेट पेपर कहते हैं। जी हाँ, यहाँ बैलेट पेपर यहाँ पर मान्यता दी गई है कागजी मतपत्र को। ये पंचायत और नगर निकाय चुनाव में मान्य होंगे। अभी तक क्या होता था, वहाँ से ईवीएम से चुनाव होते थे, लेकिन अब वहाँ पर कागजी मतपत्र को चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कागजी मतपत्र का उपयोग किया जाएगा वहाँ के पंचायत और नगर निकाय चुनाव में, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि अभी हाल ही में एक पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जी हाँ, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड बायोग्राफी। जी हाँ, ये जो पुस्तक है बहुत ही चर्चा में है इस समय। यह किताब किसकी है, तो यह मनोज मुकुंद नरावणे जी की है। जी हाँ, जो हमारे सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं
और आप लोग जानते हैं। तो यह 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, तो यह इनकी किताब है और अभी हाल ही में संसद में लेके इसे बहुत ही चर्चा में हुआ, बिना पब्लिश के ही इसे राहुल गांधी जी ने वहाँ पे संसद में इसे इसकी प्रतियाँ जो दिखाई थी, जिसको लेकर पेंगुइन ने भी अभी स्पष्ट किया कि यह पुस्तक अभी पब्लिश नहीं हुई है और सरकार कोर्ट भी इसके खिलाफ शायद अगेंस्ट एक्शन लेने की तैयारी में है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस कुछ किताब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर काफ़ी भय बना हुआ है। तो जब ये पब्लिश होगी किताब तो देखा जाएगा इसमें क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए इतने सब बवाल हो रहे हैं, इतने सारी और संसद में बहस हो रही है। ये आने वाला समय बताएगा। तब तक तो चलिए, आज का करंट अफेयर ख़त्म हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स भी डिस्कस कर लिए। तो ये हमारे इस क्लास में 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। इन क्लास में आपको महत्वपूर्ण जो भी विस्तृत रूप से करंट अफेयर होते हैं उनको भी हम चर्चा करते हैं, साथ ही साथ जो वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम चर्चा करते हैं। तो 8 से 10 सवाल इसमें वन लाइनर्स के और 5 से 6 सवाल, लगभग 7 सवाल आपके विस्तृत रूप से जो हमारे एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछे जाने की संभावना होती है उनको भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह कुल हम 15-16 सवाल एक 15 से 20 मिनट की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। कोई फालतू का बकवास नहीं करते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास यहाँ पर हम करवाते हैं। और यहाँ आपको नोट्स कैसी तरह बनाना है उसका भी यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि इसी तरह आप इसी फॉर्मेट में आप अपनी करंट की नोट भी माइंड मैप के माध्यम से बना सकते हैं। तो इसी तरह आपको नोट बनाने से आपको याद करने में भी आसानी होगी, लिखने में भी आपको कम ही शब्द लिखने पड़ेंगे और वही की पॉइंट आपको लिखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें और साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लोगों को भी अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।